मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग फंजाई का पार्ट 1 डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कई टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था। एक श्रृंखला के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि हमने क्या क्या पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमने कवक का एक सामान्य परिचय आपके साथ पढ़ा था, उसके बाद कवक के जो विशेष लक्षण है उसको पढ़ा था। कवकों के प्रमुख लक्षण पढ़े थे, वासस्थान और पोषण पढ़ा था, और उसके साथ ही साथ हमने इनके यहाँ पे 4 ऑप्शन में बांट दिए थे, जिसमें कि पूर्ण या विकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी, ठीक है, अपूर्ण विकल्पी मृतोपजीवी और ये विकल्पी अविकल्पी मृतोपजीवी। तो इस प्रकार से 4 श्रृंखला बांट करके हमने आपके साथ चर्चा की थी। संरचना से हमें पढ़ना था, उस समय किसी कारण से आपका वीडियो बंद हो गया था और ये सेकंड पार्ट के माध्यम से हम इसे कवर कर रहे हैं। आज ये फंजाई का पूरी तरह से कंप्लीट पार्ट होगा और इसमें आपको पूरा कंप्लीट हिस्सा मिल जाएगा। आपको बता दें कि आपके जो चैनल पे जाएंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, बीपीएससी की प्लेलिस्ट बनी हुई बॉटनी की, जहां पे आपके कई एग्जाम पॉइंट्स कराए गए हैं। लगभग 8 या 9 एग्जाम पॉइंट कराए गए हैं, जो कि यूपी के नाम से लिखा गया, उससे कोई मतलब नहीं। एग्जाम पॉइंट चूंकि सब्जेक्ट तो वही है, तो फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, वो सब चीजें वही रहेंगी, चेंज होने वाली नहीं। तो आप उस एग्जाम पॉइंट को अवश्य देखें, और जो आगे के एग्जाम पॉइंट्स हैं वह आपका अपडेट कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी आपके चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इस संरचना पे चर्चा करते हैं। कवक की संरचना कैसे होती, चैप्टर है कवक, और इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। पीडीएफ वाली क्लास है, आपकी जो वीडियो की क्लास है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाने वाली है। कल से आपकी वीडियो की क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर को फिनिश कर सकें, जो कि बहुत तेजी से, बीच में गैप हो गया है, लेकिन तेजी से हम आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं। चलिए संरचना पे बात करते हैं। कवक सूक्ष्म पौधे होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, कार्योशिटेकर ने इन्हें जो है सूक्ष्म पौधे की श्रेणी के अंतर्गत रखा था। रचना में सरल होते हैं, इनकी शारीरिक रचना एक कोष की हो सकती है। कौन सा एक कोष की कवक होता है, तो आप सबको पता है एक कोष की कवक किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए। एक कोष की कवक ईस्ट को कहा जाता है। ईस्ट क्या है, एक फंजाई है जो कि एक कोष की अथवा धागे जैसी रचना में पाए जाते हैं। कुछ थ्रेड रूप भी होते हैं, यानी थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं, जिन्हें कवक सूत्र कहते हैं। जो थ्रेड जैसे होते हैं उन्हें कवक सूत्र कहा जाता है। इन कवक सूत्रों का समूह कवक जाल कहलाता है। कुछ कवक सूत्रों के पट नहीं होते, यानी उसमें दीवारें नहीं होते, जिसे अपटी और संकोची कवक सूत्र कहलाते हैं। उदाहरण तौर पे अगर हम बात करें तो फाइकोमास्टीज वर्ग के अंतर्गत, फाइकोमास्टीज इसके क्लासिफिकेशन का एक क्लास है, और ये फाइकोमास्टीज वर्ग के अंतर्गत कवक तथा कुछ पट होते हैं। उदाहरण कह रहा है जो फाइकोमास्टीज के अंतर्गत होते हैं, अपटी होते हैं, तथा कुछ कवक ऐसे होते हैं जिसमें पट होते हैं, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आने वाले कवक, जिसमें पटीय या कवक सूत्री कवक भी कहा इन्हें जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कवक में 2 तरह के हो गए। एक तो एक कोष के होते हैं, जो बहुकोष के होते हैं, वो सूत्र जैसे होते हैं। उन सूत्र में अगर पट पाए जाते हैं तो उन्हें पटी, और जिसमें पट नहीं पाया जाता अपटी कवक कहा जाता है। जिसमें पट पाए जाते हैं उसके उदाहरण हैं एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जितने सदस्य हैं, बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के जितने सदस्य हैं एक। जिसमें पट नहीं पाए जाते हैं वो फाइकोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कवक सूत्र, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कवक सूत्रों की भित्ति, कवक से जो इनकी भित्ति होती है, दीवार होती है, यानी कोशिका भित्ति जो होती है, कोश सेल वॉल, वह सेलुलोज, काइटिन तथा कैलोज से बनी होती है। एक्चुअली में जब आप इसका 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे तो वहां पे आपने बताया था कि कवक में सेलुलोज नहीं पाया जाता। नहीं, सेलुलोज पाया जाता है और काइटिन भी पाया जाता है, कैलोज पाए जाते हैं। लेकिन चूंकि जब हमें डिफरेंशिएट लिखना होता तो हम लिख देते हैं कि पादप सेलुलोज नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ काइटिन का हिस्सा ज्यादा होता है। ठीक है, काइटिन को कैलोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कवक में जो काइटिन पाया जाता है वह जंतु में पाए जाने वाले काइटिन से अलग होता है। काइटिन जंतुओं में कहाँ पाया जाता है, आपको याद होगा आर्थ्रोपोडा संघ के जो सदस्य होते हैं उनके पीठ के ऊपर एक कवच पाई जाती है, या आपने कछुआ देखा होगा तो कछुआ की पीठ के ऊपर एक कवच पाई जाती है जो काइटिन की ही बनी होती है। या बिच्छू के ऊपर का जो लेयर होती है कड़ी वाली, वह काइटिन की ही बनी होती है।
तो जंतुओं में पाए जाने वाला काइटिन और पौधों में पाए जाने वाले काइटिन दोनों में अंतर होता है। तो कह रहा है कि कवक काइटिन जो होती है उसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है C22H54N4 और ऑक्सीजन 21 और ये सब N नंबर में, यानी इनकी संख्या निश्चित नहीं है, काउंट नंबर बहुत ज्यादा है। N टाइम अगर जोड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, कवक काइटिन का निर्माण करते हैं, जो कि प्रकृति के तौर पे यानी अपने लक्षण के तौर पे जंतु काइटिन से क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। कवकों में जो भोजन संग्रहित होता है, देखिए सभी जीव भोजन का संग्रहण करते हैं, हम लोग भी संग्रह करते हैं, जंतु भी करते हैं, वनस्पतियां भी करती हैं। जो भोजन उनके पास, जैसे जब भोजन आप कर लेते हैं तो भोजन का जब पचित रूप होता है उसमें से कुछ हिस्से को शरीर अलग अलग रूप में संचित कर लेती है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं भोजन को जला करके शरीर आपको ऊर्जा देने का कार्य करती है। एनिमल फिजियोलॉजी में बताएंगे, चूंकि माध्यमिक के लिए भी आपको पढ़ना है तो एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे मान लो अपनी शरीर है तो हम लोगों की शरीर पौधों में बने हुए कार्बोहाइड्रेट को खाती है, एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, या पौधों में बने हुए प्रोटीन को खाते हैं, या पौधों में बने हुए, मान लीजिए जो शाकाहारी, जो मांसाहारी हैं वो जंतुओं की प्रोटीन को भी खा जाएंगे। ठीक है, हम लोग दाल से प्रोटीन लेंगे, दूध से प्रोटीन लेंगे जो जंतु फैट के रूप में आता है। ठीक, तो जब ये हमारे बॉडी में पहुंचता है, सपोज करिए कि आपने रोटी खाया तो रोटी आपके शरीर के अंतर्गत गई तो उसका पाचन होता है, फिर वो पूरी तरह से पचित होकर के ग्लूकोज बनाती, वह ग्लूकोज आपके छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर उसे ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके आपके शरीर में संचित कर दिया जाता है। जब किसी कंडीशन में या किसी दिन आपको भोजन नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या काम करते हैं, आपके शरीर में पहले से संचित हुआ कार्बोहाइड्रेट बर्न होकर के आपको ऊर्जा देने का काम करता है। सेम प्रक्रिया जंतुओं में है, वही प्रक्रिया पौधों में है, वही प्रक्रिया कवकों में है। तो कह रहा है कवक अपने भोजन को संचित करने के लिए संग्रहित भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के ऊर्जा को अलग अलग रूप में संचित करने का कार्य करते हैं। कवक जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, हम लोग भी ग्लाइकोजन के रूप में, फैटी एसिड के रूप में करते हैं तथा जल की बूंदों के रूप में करते हैं। कौन, कवक। प्रत्येक कोशिका में संकोशिकी होते हैं तथा एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज वर्ग के कवकों में सूत्र की कोशिकाएं एक केंद्र की, ठीक है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कितने केंद्रक होते हैं, एक केंद्रक, किसमें, एस्कोमाइस्टीज में और बेसिडियोमाइस्टीज में। दो केंद्र की अथवा बहु केंद्र की होती हैं। कुछ कवक द्विरूपी होते हैं, इनमें दो रूप होते हैं, ये एक कोशिकी तथा कवक सूत्रों दोनों के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो कैंडिडा एल्बिकेंस और ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटेटिस, ये दो ऐसे हैं जो देखने में एक कोशिकी भी हो सकते हैं और बहुकोशिकी तंतु के रूप में पाए जाते हैं। साधारणतः कवक जाल में कवक सूत्र अलग अलग होते हैं, परंतु कभी कभी कवक जाल कुछ विशेष रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं जो कि निम्न प्रकार है। जैसे आभासी मृदुतक, इनमें कवक सूत्र आपस में लिपट कर एक पैडसम मोटी भित्ति बनाते हैं। कह रहा जैसे पतले पतले धागे को आप, कई धागे को आपस में कुंडलित कर दीजिए तो मोटी रस्सी बन जाएगी या मोटा धागा बन जाएगा। कैसे, आपने देखा होगा सनहेम्प से, सुतड़ी की सहायता से कैसे रस्सी बनाई जाती थी, या पतले पतले धागे को जोड़ करके स्वेटर कैसे बनाए जाते। तो वही प्रक्रिया यहाँ कह रहा है कि कई पतले तंतु आपस में लिपट करके क्या बना लेते हैं, एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, मोटी दीवार का निर्माण कर लेते हैं जिसे पैडसम कहते हैं, वाला ऊतक बना लेते हैं। इसे आभासी मृदूतक कहते हैं। यह देखने में तो पैरेन्काइमा जैसा प्रतीत होता है, परंतु यह पैरेन्काइमा नहीं है। इसलिए नहीं है कि पैरेन्काइमा में उसके और भी, पैरेन्काइमा फाइबर होने चाहिए, पैरेन्काइमा बेसल्स होनी चाहिए, तो और चीजें होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये तो ऐसा दिख रहा है नहीं, जो होता नहीं दिखता है उसे हम लोग आभासी कहते हैं, झूठा कहते हैं।
तो झूठा मृदूतक जैसा ये नजर आता। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि अलग अलग तंतु आपस में इस प्रकार लिपट जाते हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि मोटा हिस्सा है, कोई पौधे का हिस्सा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। इसलिए इसे आभासी कहते हैं, आभासी मृदुतक कहते हैं। यह निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे इसमें कवक सूत्र आपस में पूरी तरह संयोजन नहीं करते। कह रहा है कि एक पहली घटना ये हो सकती है कि कवक सूत्र आपस में पूरी तरह से संयोग ना करें, यानी जुड़े ना, पूरी तरह से ना जुड़े, उसे दीर्घ ऊतक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ ऊतक कहते हैं। दूसरी स्थिति क्या होगी? इसमें कवक तंतु आपस में पूरी तरह संयोजन के द्वारा मृदूतक के समान रचना बना लेते हैं। इन्हें कूट मृदूतक कहते हैं। कूट या आभासी दोनों का मतलब झूठा होता है, तो आभासी कह लीजिए या कूट कह लीजिए, कूट मृदूतक का निर्माण कर लेते हैं। नंबर 2 पे तंतु जटा। इसमें कवक सूत्र आपस में लिपट कर मोटी जड़ों के समान रहते हैं। कह रहा है कि आपस में ऐसे लिपटते हैं जैसे लगता है मोटी जड़ें जहां से बहुत सी शाखाएं निकली उस प्रकार की हैं। इन्हें तंतु जटा के नाम से भी जाना जाता है। एक कवक तंतु अपनी पहचान और व्यक्तिगतता खो देते हैं, इतना ज्यादा आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ने की वजह से इंडिविजुअल इनका कोई कैरेक्टर नहीं रह जाता। जब कभी आप समाज का हिस्सा होंगे तो आपका कई बार किसी सोसाइटी, मान लीजिए कोई फंक्शन चल रहा है और वहां पे सब लोग एक साथ जुड़ गए, तो वहां पे आपकी इंडिविजुअलिटी कोई मतलब नहीं रखती, वहां पे मतलब ये रखती कि आप समूह के लिए क्या कर रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ है कि जब ये सब आपस में जुड़ गए तो यहाँ पे इनकी इंडिविजुअलिटी अपनी खत्म हो जाती है, अपनी विशेषता खत्म हो जाती है, बल्कि दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं या पूरे झुंड के लिए क्या कर रहे हैं वो महान इनका मतलब रखता है। तो जो तंतु जटा बनता है, ये कवक तंतु अपनी पहचान तथा व्यक्तिगतता खो देते हैं और पूरे समूह की संगठित इकाई की भांति व्यवहार करते हैं। यानी इनका व्यवहार ऐसा होता है कि पूरे समूह के लिए व्यवहार कर रहे हैं, अकेले के लिए कोई कार्य नहीं करते। यह माना जाता है कि तंतु जटा से व्यक्तिगत कवक तंतुओं में अधिक संक्रमण क्षमता होती है, जैसे कि आर्मिलेरिया। जो व्यक्तिगत कवक होते हैं, एक एक कवक होते हैं, वह जो रोग पैदा करते हैं उनकी तुलना में जो तंतु जटा है ये रोग पैदा करने में ज्यादा तत्पर होगा। ठीक है, क्योंकि इस समूह में है, एक मरेगा दूसरा उसको बचा लेगा, दूसरा मरेगा तीसरा बचा लेगा। तो आप दवा लगाते जाएंगे, दवा खाते जाएंगे, लेकिन इन्फेक्शन आपका खत्म होने का नाम नहीं लेगा। उदाहरण के तौर पे आर्मिलेरिया इसका उदाहरण है। स्क्लेरोसियम। स्क्लेरोसियम क्या होता है? इसमें आपस में उलझे कवक सूत्र बीच बीच में कुछ कड़ी, गोलाकार या गद्दी संरचना बनाते हैं, जिसे स्क्लेरोसियम कहते हैं। ये लंबे समय, कभी कभी वर्षों तक जीवित रहते हैं और कवकों की विश्रामावस्था को प्रदर्शित करते हैं। स्क्लेरोसिया प्रायः अंकुरित होकर के नए कवक तंतु या जनन रचना का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया इसका उदाहरण हो जाता है। एप्रीसोरियम, ये समानता बाह्य परजीवी कवकों में मिलते हैं। एक एप्रोसियम वास्तव में संक्रमित कवक तंतु या अंकुरित नलिका का फूला हुआ शीर्ष है। यह पोषक की सतह से चिपक कर कवक तंतु के अंदर घुसने में सहायक है। उदाहरण है एरिसाइफी। इसका उदाहरण क्या होगा? एरिसाइफी। चूसकांग, ये पूर्ण परजीवी कवकों की आंतरकोश की चूसक रचनाएं होती हैं। ये घुंडी समान आकृति से लेकर शाखित अंगुली सदृश होती हैं। ये कुछ विशिष्ट एंजाइम का स्रावण करती हैं जो पोषक कोशिका के प्रोटीन्स व कार्बोहाइड्रेट का जलीय अपघटन करते हैं, और चूसकांग पोषक कोशिका को मृत किए बिना इन पदार्थों का अवशोषण करते हैं। आगे बढ़ जाइए। इसका उदाहरण है म्यूकर राइजोपस एस्परजिलस नाइजर को काला फफूद। म्यूकर राइजोपस और एस्परजिलस नाइगर को काला फफूद, पेनिसिलियम को नीले फफूद। याद रखिएगा, काला फफूद में कौन कौन है? म्यूकर राइजोपस एस्परजिलस। पेनिसिलियम को नीले फफूद तथा हरे फफूद तथा न्यूरोस्पोरा को लाल अथवा गुलाबी फफूद के नाम से भी जाना जाता है।
अब बात होगी जनन, कैसे जनन करते हैं, यानी कवक में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कवक में जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन अंगों के निर्माण के आधार पर कवकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी जो रिप्रोडक्टिव आर्गन बनते हैं, इनके बनने के आधार पर दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक है पूर्णकालिक फलिक कवक, जिसमें पूर्ण काय के लिए फल का निर्माण होता है, और दूसरा जो होता है अंशकाय फलिक कवक। तो पहले पूर्ण काय फलिक कवक के बारे में समझते हैं। कह रहा है कि इन कवकों में शरीर रचना सरल होती है। रचना कैसे होती, शरीर की सरल होती है। इनमें वृद्धि प्रवस्था तथा जनन प्रवस्थाओं में अंतर नहीं होता। यानी जो इसका वेजिटेटिव हिस्सा, यानी जो वेजिटेटिव पार्ट है, और जनन प्रवस्था में अंतर नहीं होता। जनन के समय संपूर्ण शरीर ही जनन इकाई के रूप में कार्य करती है। यानी जो शरीर का पूरा हिस्सा है, यानी जो जैसे अगर उच्च श्रेणी के किसी पौधे की बात करें या जंतु की बात करें, तो रिप्रोडक्टिव आर्गन अलग होता है, जनन अंग अलग होता है, लेकिन इसकी जो सामूहिक शरीर है, जो सोमैटिक स्ट्रक्चर है, वह पूरा शरीर जनन में सहयोग करता है। उदाहरण तौर पे ऐसे जानने के लिए आप समझ लीजिए, जैसे आलू का कंद है, जो वह कंद, पूरा कंद रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। पूरे कंद में से आई बाल कई कई जगह से निकल जाते हैं। उसी तरह से इसकी पूरी शरीर कैसे होती, जनन के लिए जिम्मेदार होती। और अलैंगिक तथा लैंगिक जनन कोशिका बनाता है। उदाहरण सिंकेट्रियम तथा सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जिसका नाम क्या होता है, ईस्ट होता है, जिसे आप खमीर के नाम से भी जानते हैं। अंशकाय फलिक कवक, अधिकांश कवकों में बीजाणु के अंकुरण से थैलस बनता है। इसका कुछ भाग जनन अंग का निर्माण करता है और शेष भाग वर्धी होता है। यानी रिप्रोडक्टिव आर्गन अलग होते हैं और जनन शरीर का जो अंग होता है वह अलग होता है। ऐसे कवकों को अंशकाय फलिक कवक कहते हैं। कवकों में तीन प्रकार के जनन होता है: वर्धी या कायिक जनन, अलैंगिक या अलिंगी जनन, लैंगिक या लिंगी जनन। वर्धी या कायिक जनन यह निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। यानी जो कायिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वह अलग अलग विधियों द्वारा होता है। जैसे पहली विधि यहाँ पे दी गई है, विखंडन विधि द्वारा। इस विधि में कवक सूत्र लंबाई में बढ़ते हैं। किन्हीं बाह्य कारणों द्वारा दो या दो से अधिक, कह रहा है कि लंबाई में बढ़ जाते हैं। किन्हीं बाह्य कारण के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूटने पर प्रत्येक भाग एक नए कवक को जन्म दे देता है। जब ये दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं तो नए कवक को जन्म दे देता है। उसके बाद बात करते हैं विभाजन। इस प्रकार का जनन प्रायः एक कोशिकीय कवकों जैसे कि ईस्ट में मिलता है। इसमें कोशिका लंबाई में बढ़ती है तथा संकीर्णन या अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेती, जिसे हम लोग विभाजन के नाम से जानते हैं। मुकुलन, बडिंग कहा जाता है। इस विधि में जनक कोशिका में छोटी सी मुकुल बाह्य वृद्धि करती है, वही वृद्धि के रूप में उत्पन्न होते, जो पृथक होकर के नए कवक का निर्माण कर लेते, जिससे कि उदाहरण ईस्ट। आडियम, ठीक, ओडियम में क्या होता है, ओडियम में हो जाता है कभी कभी सूत्र पतली भित्ति वाले छोटे छोटे भागों, जो ओडियाई कहलाते हैं, में टूट जाते हैं और एक कोशिकीय होते हैं और अंकुरण के बाद नया सूत्र बना लेते हैं। क्लेमिडो बीजाणु, ये मोटी भित्त वाले काले बीजाणु है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में कवक सूत्र में बनते हैं। ये शीर्षस्थ तथा अंतर्वृष्ट होते हैं तथा अंकुरण के बाद नए कवक सूत्र को जन्म देते हैं। अलैंगी या लैंगिक जनन, अलैंगी या अलिंगी जनन, ये कैसे होता है, चल बीजाणुओं द्वारा, यानी जू स्पोर्स के द्वारा। चल बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में चल बीजाणु धानी में होता है। अनुकूल परिस्थितियों में किसमें होता है, चल बीजाणु धानी में होता है। ये नाशपाती के आकार की एक केंद्रक वाली रचनाएं हैं जो एक कसाभी, उदाहरण सिंकेट्रियम, या द्विकसाभी, उदाहरण सेप्रोलेगिना होते हैं तथा अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं।
अचल बीजाणुओं द्वारा यानी नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा। राइजोपस में एवं म्यूकर में एक बीजाणुधानी में अचल बीजाणु बनते हैं जो नए कवक तंतु को जन्म देते हैं। करड़ा या कोनिडिया द्वारा ये अचल बहिर्जात बीजाणु हैं तथा एक कवक सूत्र के अग्रभाग यानी कर्णाधार पर उत्पन्न होते हैं। ये अग्रिमवर्धी क्रम अथवा आधाराभिवर्धी क्रम में लगे रहते हैं। ये अकेले उदाहरण पाइथियम में तथा श्रृंखला में उदाहरण पेनिसिलियम आदि में पाए जाते हैं। अलैंगिक या लिंगी जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक या लिंगी जनन। लैंगिक जनन कवकों में कम विकसित होता है। यह दो जनन इकाइयों अथवा युग्मनजों के संयोजन से होता है, यानी यहाँ पे दो इकाई होनी चाहिए, यानी दो जनन इकाई होनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित तीन अवस्थाएं होती हैं। कोशिका द्रव्य संलयन यानी साइटोप्लाज्म का संलयन होना चाहिए। इसके द्वारा दो जीवद्रव्यों का संयोजन होता है और दो अगुणित केंद्रक एक कोशिका में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। दूसरा है केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन में क्या होता है देखते हैं। केंद्रक संलयन में इसमें कोशिका द्रव्य संलयन के समय पास आए दोनों अगुणित केंद्रक संयोजित होकर के दुगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। तीसरी प्रवस्था क्या है। अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यानी गैमीट के निर्माण के द्वारा। यह दुगुणित युग्मनज में उनके गुणसूत्रों की संख्या आधी करने के लिए होता है। कवकों में लैंगिक जनन अग्रलिखित 5 प्रकार का होता है। चल युग्मकी संलयन। इसमें चल युग्मकों का संयोजन होता है। यह निम्न 3 प्रकार का। समयुग्मकी, इस प्रकार के संयुग्मन में संयोजन करने वाले दोनों युग्मक समयुग्मक होते हैं, अर्थात आकार में समान होते हैं परंतु क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न हो जा सकते हैं। उदाहरण सिंकिट्रियम। असम युग्मकी, इसमें संयोजन करने वाले युग्मक असम युग्मक आकार एवं क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। नर युग्मक अपेक्षाकृत छोटे तथा अधिक सक्रिय होते हैं। उदाहरण एलोमाइसीज। विषम युग्मकी, इस दशा में संयोजन करने वाले युग्मकों में एक चल नर युग्मक होता है तथा दूसरा अचल युग्मक होता है। उदाहरण है मोनोब्लीफेरिस। युग्मक धानी संपर्क, इसमें कोई भी युग्मक चलनशील नहीं होता, यानी दोनों अचल होते हैं। नर और मादा युग्मक धानियों के युग्मक विघटित होकर अविभेदित जीवद्रव्य के रूप में होते हैं। प्रत्येक में मुख्यतः एक केंद्रक होता है। नर व मादा युग्मक धानियां संपर्क में आती हैं। नर युग्मक धानी से युग्मक सीधे ही मादा युग्मक धानी के अंड जनन में स्थानांतरित हो जाता है और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जैसा कि किसमें होता है, सिस्टोपस में होता है। युग्मक धानी संयुग्मन, इसमें दो युग्मक धानियों के संपूर्ण भागों का संयोजन होता है। उदाहरण है राइजोपस तथा म्यूकर। अचल पुमड़ु युग्मक, एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कुछ सदस्यों में अनेक छोटी अचल एक केंद्र की बीजाणु जैसी रचनाएं बनती हैं जिन्हें पुमड़ु कहते हैं और ये नर युग्मक हैं। ये कीट, वायु तथा जल द्वारा युग्मक धानी पर पहुंचाए जाते हैं। दोनों के बीच एक छिद्र बन जाता है तथा पुमड़ु का केंद्र पदार्थ ग्राह्य सूत्र में प्रवेश कर जाता है। उदाहरण पिक्सीनिया। काय युग्मन, एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ सदस्यों में प्रायः अलैंगिक जननांग स्पष्ट नहीं होते तथा दो सामान्य कोशिकाओं के केंद्रक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। अधिकांश कवकों में लैंगिक प्रजनन के समय निम्न 4 प्रकार की विशिष्ट संरचनाएं बनती हैं। चल युग्मक तथा बीजाणु। जल तथा भूमि पर पाए जाने वाले युग्मकों में लैंगिक जनन के समय बने युग्मकों में कसाब होते हैं। युग्मकों में यही ज्ञात चलनशील कोशिकाएं हैं
तैरने वाले युग्मक उत्पन्न करने वाली कवकों को सामान्यतया काइटिस्ट कहा जाता है। युग्माणु बीजाणुधानी जाइगोमाइसिटीज श्रेणी के कवकों जैसे कि राइजोपस में लैंगिक जनन के बने प्राक् कवक का शीर्ष फूलकर युग्माणु बीजाणुधानी बनाता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। बेसिडिया मशरूम में कवक तंतु का शीर्ष फूलकर बेसिडिया बनाता है। प्रत्येक बेसिडियम में 4 बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। ऐसी कवकों को क्लब कवक कहा जाता है। ऐसे कवकों को क्या कहते हैं? क्लब कवक कहा जाता है। उदाहरण पूछा जाता है कई बार। एसाई वर्ग एस्कोमाइसिटीज या कोष कवकों में विशिष्ट कोष की रचना बनती है, जिसे एसाई कहते हैं। कवक सूत्र के शीर्ष पर बनते हैं। इसमें एस्कस का निर्माण होता है। में 8 एस्को बीजाणु बन जाते हैं। कवकों का वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कवकों के वैज्ञानिकों ने कवकों का समय समय पर भिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। मार्टिन के द्वारा किया गया वर्गीकरण सरल है। उन्होंने कवकों को 3 उप विभागों में बांटा है। किसने? मार्टिन ने। साइकोमाइसिटीज, साइजोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज और यूमाइसिटीज। साइजोमाइसिटीज में जीवाणुओं को रख दिया है। मिस्कोमाइसिटीज में अवंग फफूंदी को, और यूमाइसिटीज में इन्होंने किसको रख दिया था? जो यूमाइसिटीज। लेकिन व्हिटेकर ने 1969 में जब जीवाणुओं को पृथक जगत मोनेरा में रखा, औपंग फफूंदी को जगत प्रोटिस्टा में रखा, यूमाइसिटीज के अंतर्गत वास्तविक कवक आते हैं। ठीक है, वास्तविक कवक किसके अंतर्गत आते हैं? यूमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं। यूमाइसिटीज को मार्टिन ने 4 वर्गों में विभाजित किया था। पहला वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के सामान्य लक्षण आपके सामने हैं। कौन कौन से सामान्य लक्षण हो सकते हैं फाइकोमाइसिटीज के? उन्हें पढ़ना है और प्रश्न और उदाहरण यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पे आपको फोकस करना है। कायिक अवस्था एक कोश की अथवा अपटी संकोश की कवक जाल के रूप में पाए जाते हैं। अलजनन बीजाणुओं तथा बीजाणु अथवा समयुग्मकी, असमयुग्मकी अथवा विषम युग्मकी प्रकार के बनते हैं। आप जानते हैं बीजाणु 3 प्रकार के होते हैं। आइसोगैमस यानी समयुग्मकी, एनाइसोगैमस यानी विषम युग्मकी या असम युग्मकी, और तीसरा होता ओगैमस यानी विषम युग्मकी प्रकार के होते हैं। उपवर्ग ट्राइकोमाइसिटीज इसका उदाहरण हो जाता है। उसके बाद आगे आते हैं। कह रहा है कवक जाल अनुपस्थित होता, छूट गया क्या? नहीं, कह रहा है कवक जाल अनुपस्थित होता है। उदाहरण है सिंकेट्रियम। उपवर्ग माइसिटिडी कवक जाल उपस्थित होता है। अलैंगिक जनन में निष्कांड बनते हैं। उदाहरण एल्ब्यूगो। उपवर्ग जाइगोमाइसिटीज के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कवक जाल उपस्थित होता है और लैंगिक जनन में युग्माणु बनते हैं। उदाहरण म्यूकर है, राइजोपस। एस्कोमाइसिटीज वर्ग एस्कोमाइसिटीज का सामान्य लक्षण है कायिक प्रवस्था सुविकसित, शाखित तथा पट्टी कवक जाल के रूप में पाए जाते हैं। चल कोशिकाओं का पूर्णतया अभाव होता है। समीपस्थ कवक तंतुओं के बीच संयोजन होता है। अलैंगिक जनन बहिर्जात अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिन्हें कोनिडिया या एस्को बीजाणु कहते हैं। लैंगिक जनन के उपरांत एस्कस बनता है। यह पतली भित्ति की थैली जैसी रचना है, जिसमें 8 एस्कोकार्प कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: एपोथीशियम, पेरिथीशियम, क्लिस्टोथीशियम। एस्कस के निर्माण के समय क्रोजियर का निर्माण होता है। वर्ग एस्कोमाइसिटीज को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। उपवर्ग 1 हेमी एस्कोमाइसिटिडी, इनमें एस्काई नग्न होते हैं, एस्कोकार्प नहीं बनते हैं। उदाहरण है ईस्ट और टेफ्राइना। उपवर्ग यू एस्कोमाइसिटिडी,
इसमें एस्काई नग्न नहीं होते हैं, नग्न नहीं होते वरन इसको कार्प में रहते हैं। उदाहरण है एस्परजिलस नाइगर। उसके बाद है बेसिडियोमाइसिटीज के सामान्य लक्षण। सुविकसित पटी शाखित कवक जाल उपस्थित। यह दो रूपों में होता है, प्राथमिक अगुणित द्वितीयक द्विकेंद्र की। दूसरा है द्विकेंद्र की कवक तंतुओं में क्लैंप बंधन का निर्माण होता है। क्लैंप कनेक्शन पूछा जाता है तो इसी वर्ग के अंतर्गत क्लैंप कनेक्शन होता है। चलन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जननांगी हार्स होता है। अलैंगिक जनन में कोशिका द्रव्य संलयन तथा केंद्रक संलयन के तुरंत बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है। बेसिडिया का निर्माण इस वर्ग का प्रमुख लक्षण है। इन पर बेसिडियो बीजाणु का निर्माण होता है। ओवर हेट्रोबेसिडियोमाइसिटिडी उदाहरण है एस्टिलागो पक्सिनिया। उपवर्ग होमोबेसिडियोमाइसिटिडी उदाहरण है एगेरिकस। ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंतर्गत कौन आते हैं तो इसमें आ जाते हैं स्थली पटी कवक जाल। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया या कर्णा द्वारा होता है। उदाहरण है सार्कोस्पोरा। विटेकर ने सन 1969 में जगत कवक को 4 खंडों में बांटा था। कौन कौन बांटा गया है? जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूट्रोमाइकोटा। वानस्पतिक नामकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय नियमों की समिति के मानदंड के अनुसार CI एलेक्सोपोल्स पुनः संशोधित सन 1966 में कवकों के विभाग को यूमाइकोटा के निम्न प्रकार से विभाजित किया है। किसने? एलेक्सोपोल्स ने। विभाग या डिवीजन यूमाइकोटा इसके दो उपविभागों में विभाजित किया गया है। उपविभाग एक मेस्कोमाइकोटिना उदाहरण है औपंकवक। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। उसके बाद उपविभाग यूमाइकोटिना ये वास्तविक कवक होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति होती है। इस उपविभाग को 9 विभागों में बांटा गया है, 9 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है काइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफेरोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, ट्राइकोमाइसिटीज और इसके अलावा जो हैं किसमें बांटा गया इनको? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो यहाँ पे है जैसे किंगडम माइसिटी को 3 भागों में बांटा गया है। जिम्नोमाइकोटा, ठीक, उसके बाद मेस्टगोमाइकोटा और एमेस्टगोमाइकोटा। यहाँ पे सब डिवीजन है तो ये क्लासिफिकेशन का एक हिस्सा है। इस प्रकार से आपको इसे याद कर लेना है। अब बात करते हैं राइजोपस। एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं जो कि इंग्लिश में दिया गया है, हम आपको मीनिंग बता देंगे। राइजोपस इज ए जीनस ऑफ द सेप्रोफाइटिक, कह रहा है राइजोपस मृतोपजीवी और पैरासाइटिक फंजाई का एक हिस्सा है या भाग है या जीनस है। इन दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ये नमी युक्त छायेदार स्थानों पर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक पदार्थों में पाए जाते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ब्रेड हैं, जेली हैं, इत्यादि जगहों पर पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ राइजोपस, तो इसका अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो इसका डोमेन होता है यूकैरियोटा, किंगडम है फंजाई, फाइलम है जाइगोमाइकोटा और क्लास है जाइगोमाइसिटीज और ऑर्डर है इसका म्यूकोरेल्स, फैमिली है म्यूकोरेसी और जीनस का नाम है राइजोपस। तो ये राइजोपस रहा। राइजोपस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो दे आर द फास्ट ग्रोइंग फंजाई एंड है कॉटनी अपीयरेंस, कह रहा कि बहुत तेजी से उगने वाले फंजाई होते हैं और रुई जैसे ये दिखाई पड़ते हैं। कह रहा द बॉडी ऑफ राइजोपस, जो राइजोपस की शारीरिक संरचना होती है, कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड माइसीलियम, इसमें शाखा युक्त माइसीलियम पाए जाते हैं। द माइसीलियम इज कोइनोसाइटिक एंड कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप ऑफ द हाइफी, कह रहा कोइनोसाइटिक होते हैं और 3 तरह की हाइफी संरचना बनाते हैं, स्टोलान, राइजॉइड एंड स्पोरेंजियोफोर।
स्टोलान इज द इंटरनोडल रीजन, इट इज द एरियल, यह हवा में पाए जाते हैं। फॉर्म एंड आर्च टच्ड द सबस्ट्रेटम फॉर्म ऑफ द नोडल रीजन, और जो सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है वो नोडल हिस्सा होता है। राइजॉइड आर फॉर्म वेयर द स्टोलान टच्ड, राइजॉइड वहां पे बनते हैं जहां पे स्टोलान टच होते हैं। एंड सबस्ट्रेटम एट द नोड, द ब्रांच्ड एंकर एंड माइसीलियम ऑफ द सबस्ट्रेटम आर एब्जॉर्ब फूड, कह रहा जो माइसीलियम होता है इसका भोजन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। स्पोरेंजियोफोर आर द एरियल एंड रिप्रोडक्टिव mycelia, they are branched and consist of sporangiophore terminally. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म इज द मल्टीन्यूक्लिएटेड, साइटोप्लाज्म कैसा होता है? मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। कंसिस्ट ऑफ अदर सेल ऑर्गेन, और इसमें कई सेल ऑर्गेन पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। वैक्यूल्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स भी इसमें पाए जाते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये तीनों प्रकार से रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस, राइजोपस की लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइजोपस रिप्रोड्यूस बाय ऑल द थ्री प्रोसेस, राइजोपस तीनों प्रक्रियाओं से जनन करता है। कायिक जनन भी करता है, वर्धी जनन भी करता है यानी लैंगिक जनन भी करता है, अलिंगी जनन भी करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करें कायिक जनन की, इज द बाई ऑफ द फ्रेगमेंटेशन किसके द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा यानी फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा। एंड ईच ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्टुलान डेवलप्स टू सेपरेटली मेकिंग ऑफ द कंप्लीट माइसीलियम, जितने टूटे हुए टुकड़े होते हैं सभी टुकड़ों की यह क्षमता होती है कि वो डेवलप करके एक नए नए माइसीलियम का निर्माण कर सकें। नंबर 2 पे आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोफोर एंड क्लेमाइडोस्पोर, कह रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो स्पोरेंजियोफोर और क्लेमाइडोस्पोर की सहायता से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर्स आर फॉर्म्ड terminally in the sporangia of the aerial mycelium called sporangiophore. They are formed under the favorable condition. Sporangiophores develop from the upper side of the rhizoidal nodes. The apical part swollen up, formed, growing as nuclei and cytoplasmic move apically. The cytoplasm of the स्पोरेंजियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू द डेंसर पेरिफेरल रीजन, यानी पेरिफेरी की तरफ डेंस होता है, विथ मोर न्यूक्लियाई, और वहां पे न्यूक्लियाई की संख्या भी ज्यादा होती है। एंड द सेंट्रल कालुमेला रीजन विथ फ्यूअर न्यूक्लियाई, और जो सेंटर का हिस्सा होता है उसे कालुमेला रीजन कहा जाता है, वहां पे न्यूक्लियाई की संख्या क्या होती? कम होती है। स्पोरेंजियोफोर्स डेवलप्स, स्पोरेंजियोफोर जो होते हैं वो डेवलप करते हैं और क्या बनाते हैं? इनसाइड स्पोरेंजिया, और किसका निर्माण करते हैं? स्पोरेंजिया का निर्माण कर लेते हैं। डेवलप, स्पोरेंजियोफोर डेवलप्स इनसाइड स्पोरेंजिया, किसका निर्माण कर लेते हैं? स्पोरेंजिया का निर्माण कर लेते हैं। स्पोरेंजियम को दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड, स्पोरेंजियम क्या होते हैं? मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड नॉन मोटाइल, और गति नहीं कर पाते हैं। द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम रेप्चर्ड, जब स्पोरेंजियम की दीवारें टूट जाती हैं आफ्टर मेचुरेशन, मेचुरेशन के बाद, एंड स्पोरेंजियोफोर्स कम आउट, स्पोरेंजियोफोर बाहर निकल आते हैं, और पाउडरी मासेस यानी पाउडर जैसी संरचनाएं भी बाहर निकलती हैं। और इस प्रकार आफ्टर गेटिंग सुटेबल कंडीशन, अगर इनको अच्छा कंडीशन मिल जाता है एंड सबस्ट्रेट और चिपकने के लिए आधार मिल जाता है, तो ये जर्मिनेट करके नए माइसीलियम का निर्माण कर देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर आर फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि इनका सीजन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो किसका निर्माण कर लेते हैं? किसका निर्माण कर लेते हैं? क्लेमाइडोस्पोर का। एंड इंटरकैलरी सेगमेंट्स ऑफ माइसीलियम डेवलप्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा एंड एक्युमुलेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. It is thick-walled and detached from the mycelium once it dries. They remain
डॉर्मेंट अंटिल द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, और तब तक डॉर्मेंट कंडीशन में पड़े रहते हैं जब तक कि इनकी अवस्था आ ना जाए, इनका सीजन आ ना जाए, और जैसे इनका फेवरेबल कंडीशन आता है ये ग्रो करके नए माइसिलियम का निर्माण कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन के माध्यम से होता है। टू कंपेटिबल हाइफी पास में आते हैं और जुड़ करके क्या बना लेते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द राइजोपस स्पीसीज राइजोपस स्टोलोनिफर आर हेट्रोथैलिक, ये कैसे होते हैं, हेट्रोथैलिक होते हैं। इसका मतलब होता है कि अलग अलग माइसिलियम पर मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है और ये दोनों आपस में मिल करके क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैटिंग करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें राइजोपर सेक्सेलिस में होमोथैलिक होते हैं, यानी एक ही बॉडी पर दोनों मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। आगे बढ़ जाते हैं। द कंपेटिबल हाइफी कम टुगेदर पास में आते हैं इन बोथ ऑफ द माइसिलियम इज स्मॉल, कुछ माइसिलियम छोटे होते हैं और ग्रोथ करते हैं, डेवलप होते हैं, और इट इज नोन एज द प्रोगैमेटेंजिया, उसे क्या कहते हैं, प्रोगैमेटेंजिया के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म मूव टुवर्ड द एपिकल रीजन, ये दोनों मूव करके किधर चले जाते हैं, एपिकल हिस्से में। एंड प्रोमेटेंजिया मेक्स कांटेक्ट द एपिकल रीजन इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हाइफी बाय द सेप्टा फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज द गैमेटेंजिया। और उसके बाद है गैमेटेंजिया कंजॉइन टू फॉर्म द मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, गैमेटेंजिया जुड़ करके किसका निर्माण कर देता है, नए स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है। यहाँ पे ये आपको दिखाया गया राइजोपस की स्थिति, कैसी राइजोपस की लाइफ साइकिल है। राइजोपस की पहले बॉडी है, हाइफी है, ये डेवलप कर रही है, फर्टिलाइजेशन कर रही है, जो स्पोरेंजिया का जाइगो स्पोरेंजिया का निर्माण कर रहा है, मियासिस कर रहा है, स्पोरेंजियम का निर्माण कर रहा है और डेवलप होकर के ये नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये था आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, कौन सा, बॉटनिक में फंजाई वाला हिस्सा। इसके अलावा किसी की लाइफ साइकिल आपको नहीं पढ़नी है। हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं एग्जाम पॉइंट्स पे। एग्जाम पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ही आपको परीक्षा में नंबर दिलाता है। पहला देखते हैं, कह रहा है अर्मेलिया मेलिया इज कॉमनली कॉल्ड द हनी मशरूम, कह रहा है अर्मेलिया मेलिया को हनी इस मशरूम के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखने वाली चीज है, अब इसमें कोई लॉजिक और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। द स्पीसीज ऑफ जीनस लाइकोपर्डान आर कॉमनली कॉल्ड पफबाल, लाइकोपर्डान की कुछ स्पीसीज को हम लोग पफबाल के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद करने वाली चीज है। द स्पीसीज ऑफ पॉलीपोरस एंड फॉर्म द कॉमनली कॉल्ड ब्रैकेट फंजाई, कहला पॉलीपोरस के कुछ हिस्से को हम लोग ब्रैकेट फंजाई के नाम से जानते हैं या सेल्फ फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। दे आर कॉमनली कॉल्ड टोल्ड स्टोल, द स्पीसीज ऑफ द एमेंटिया आर डेडली पॉइजनस, कह रहा है एमेंटिया की जो स्पीसीज होती है वो हाईली पॉइजनस होती है और कुछ स्पीसीज को टोड स्टोल के नाम से भी जाना जाता है। Psilocybe mexicana is commonly called scred mushroom as it is used to the Mexican Indian for some religious ceremony. It is the hallucinating properties similar to LSD, कह रहा है कि इसमें हाइलोसिनेटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है और इसका कुछ सेरेमनी में उपयोग किया जाता है जो कि धार्मिक कार्य में उपयोग होते हैं। The common species of genus Claviceps purpurea which caused a rot of rye, कह रहा है कि Claviceps purpurea एरगाट रोग पैदा करती हैं राई के अंतर्गत। स्पीसीज ऑफ मार्सेला आर कॉमनली नोन एज द मोरेल्स स्पंज मशरूम आर गुच्छी, कह रहा कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं मॉर्चेला की जिसे हम लोग गुच्छी के नाम से जानते हैं। सिंकेट्रियम इज द होलोकार्पिक फंगस, सिंकेट्रियम एक होलोकार्पिक फंगस है। इट काज ब्लैक रॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, जो कि ब्लैक रॉट डिजीज ऑफ पोटैटो पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। बोर्डेक्स मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट, बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है यह कॉपर सल्फेट का एक मिक्सचर है, CuSO4, लाइम और किसका, चूना पत्थर का, यानी CaOH ट्वाइस एंड वाटर
इन द रेशियो ऑफ 4, 5 एंड 50। अगर इस रेशियो में इनको मिला दिया जाए तो बोर्डेक्स मिक्सचर तैयार होता है। और बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है? फंजीसाइड्स होते हैं। नीचे दिया गया है बोर्डेक्स मिक्सचर इज ए इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स। जो फंगस को किल करने के लिए यूज किया जाता केमिकल, उसे फंजीसाइड के नाम से जानते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काट बाय द फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज होता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रोसिफर एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा काज होता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट अस्ट्लागो हर्डोई के द्वारा काज होता है। ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा जो है स्क्लेरो स्पोरा ग्रेमनिकोला के द्वारा काज होता है। ट्लेटो स्पोर आर द पक्सिनिया आर इलांगेटेड आर स्पाइंडल शेप्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इस तरफ। कब फंजाई बिलोंगिंग टू एस्कोमाइस्ट्री, कब फंजाई किससे बिलोंग करता है? एस्कोमाइस्ट्री। द कवर्ड स्मट ऑफ कवरिंग मेम्ब्रेन्स अराउंड ऑफ द क्लेमाइडोस्पोर डेवलप्स फ्रॉम द फंगल माइसीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वटिक फंगस, कौन ऐसा है जो एक्वटिक फंगस के नाम से जाना जाता है? तो सेप्रोलेगिना। द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द सोर्स ऑफ द बायोफर्टिलाइजर। कह रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है फंजाई का जो कि बायोफर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है? तो फ्रैंकिया और एलोसीरिया। इट कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। द स्पोर्स आर क्लोज्ड इन ए थिन मेम्ब्रेन which is the formed from the fungal hyphae around the spore mass. एमर्सिला इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ, एमर्सिला एक परफेक्ट अवस्था होती है एस्परजिलस की। और उसके बाद डिप्लेंटिज्म इज द एग्जिबिटेड बाय सेप्रोलेगिना। सिस्टोपस कैंडिडस आल्सो नोन एज द एल्ब्यूगो कैंडिडा काज्ड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। कह रहा है कि व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर का कार्य करता है। पक्सिनिया ग्रेमनिस काज्ड ब्लैक और स्मट रस्ट ऑफ व्हीट। Aspergillus fumigatus, commonly called green black mold, causes aspergillosis in the lungs of the human being। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे अस्ट्लागोट्रिटिसी, commonly called smut fungi, caused loose smut of wheat। Pythium ephnidermator is facultative parasite, it is the soil borne plant pathogen। Pythenium is the genus of the class Omycetes, which are also the water mold। Aflatoxin are the toxic material secreted by the fungus। Clamp connection are found in the fungi। Green ear disease is the of Vajra स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला से काज होता है, फंजाई है। पाउडरी मिल्डो एरिसिफी के द्वारा काज होता है। रेड रॉट ऑफ डिजीज कोलेट्राइकम फैकल्टेम के द्वारा काज होता है। पेनिसिलियम वॉज डिस्कवर्ड बाय ए फ्लेमिंगो इन 1928 के द्वारा पेनिसिलियम की खोज की गई थी। द रिस्पायरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इज, ईस्ट में रिस्पायरेटरी प्रोसेस कैसे होता है? बोथ एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरह से होता है। द फंजीसाइड्स बोर्डेक्स मिक्सचर्स वाज डिस्कवर्ड बाय, फंजीसाइड्स जिसका नाम बोर्डेक्स मिक्सचर है, किसने डिस्कवर किया था? तो मिलरडट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। द सेक्सुअल स्टेज ऑफ द कैलोट्राइकम फैल्केटम इज नोन एज द फाइसेरम पॉलीस्पम। और उसके बाद यहाँ पे है विल्ट ऑफ द पिजन पी, पिजन पी के सूखने का कारण क्या होता है? तो फ्यूसेरियम ऊडम एक कवक है, इसके कारण। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ब्लैक स्टम रस्ट ऑफ ओट इज काज्ड बाय द पक्सिनिया ग्रेमनिस एवेनी के द्वारा। और कैप्लिटियम इज फाउंड इन द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्सकोमाइसिटीज। Member of Ascomycotina are known as the sac fungi. Which one of the following spores are found in the smut? Chlamydospore. Agaricus is a caprophilous fungus whose spores are found in the Phytophthora.
Corn stunt disease is caused by the Saproplasma. The disease ergot of rye is caused by the genus Claviceps or Rhizopus stolonifer is commonly known as the bread mold. Powdery mildew are included in the Ascomycetes. Which one of the following statement is correct? Fusarium produce a saprodiacum. Since middle lamella is absent in fungi, therefore calcium is not essential for fungi. Amentia muscaria is a poisonous mushroom fungus. A fungus associated with the discovery of जिब्रेलिन इज, वह फंगस कौन है जो जिब्रेलिन की डिस्कवरी के लिए जिम्मेदार है? तो फ्यूसेरियम मोनलीफोर्मी. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस वाज प्रपोज्ड बाई. कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो टर्नफोर्ड के द्वारा. द फंगस विच हैज द कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंड ऑफ जेनेटिक्स इज न्यूरोस्पोरा. The zoospores of the Cystopus is biflagellated. Tuber melanosporum is used for food. Vascular arbuscular mycorrhiza in plant roots is produced by Golmus. A fertile layer bearing Eschy or Basidia is named as Hymenaeum. When ammonia is converted in nitrate by the bacteria, the process is called nitrification. The fungi is known as the death chair due to the mushroom poisoning Amentia phallidius. Fruiting body of which of the following fungi is luminescent polystrus. Torula conditions may be observed in mucor. Pigegia is the caprophilous fungus. In Puccinia graminis, sexual reproductions occur by the spermatization. Albugo candida belonging to the class Phycomycetes. Which of the following is a systematic fungicides? Benomyl. Benomyl is the systematic fungicides. Benomyl methyl N-butyl carbamyl 2-benzimidazole carbonate is broad spectrum fungicides, highly effective against the infestance of the Rhizoctonia, Fusarium and Verticillium. The fossils of fungus is Xylaria. False smut of paddy is caused by the Astriginoids. Which one of the following participates as a mycorrhizal fungus? Ascobolus. Which one of the known as the bird's nest fungus? Cythum. तो ये था फंजाई का पूरा कंप्लीट वीडियो. दोनों पार्ट मिलाकर के आपका कंप्लीट हो जाएगा. पूरा क्वेश्चन अगर आपने मन से पढ़ लिया तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि 2 प्रश्न जो पूछे जाएंगे यहीं से आपके पूछे जाएंगे. एक बार मन से पढ़ लीजिएगा. पीडीएफ आपको मिल गया है. जो लोग पेड बैच में जिनको पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप करें और अपना पीडीएफ प्राप्त करें. तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक के लिए इजाजत दीजिए.